हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो ईएमटी के पीवाईक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। एंड जितने भी सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा होपफुली वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आते होंगे और आएंगे भी। इसके पहले भी मैंने आपको बहुत सारे सेशंस कराए हैं पीवाईक्यूज के, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो जितने भी सेशंस मैंने लिए हैं वो आप लोगों को समझ में आते होंगे, क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो समझ में आते होंगे और काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आज का, वैसे जो पीवाईक्यू सेशन है इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग वन लाइनर टाइप के हैं। वन लाइनर टाइप का मतलब कि न्यूमेरिकली करने का कुछ उसमें ऐसा है नहीं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए या सीधा स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपके पास होने चाहिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ऑलवेज गिवन इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल भी। अब एक तो स्केलर पोटेंशियल है हमारे पास, स्केलर पोटेंशियल है उसको डिनोट किया है वी से, और जो वेक्टर पोटेंशियल है स्केलर पोटेंशियल को डिनोट किया है वी से और वेक्टर पोटेंशियल को डिनोट किया है ए से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके टर्म में लिखना है। तो देखो, आप जब स्केलर के टर्म में लिखते हो तो आप इसको लिखते हो ग्रेडियंट ऑफ पी। ये तो है किसमें, स्केलर में। वो आपको वेक्टर के टर्म में लिखना है। तो वेक्टर के टर्म में जब हम लिखते हैं तो इसको कैसे लिखा जाता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी और माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। तो ये ओवरऑल हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये हो गया वेक्टर पोटेंशियल, ये हो गया वेक्टर पोटेंशियल और ये हो गया स्केलर पोटेंशियल, है ना। ये कौन सा हो गया, स्केलर पोटेंशियल। और ये फॉर्मूला दोनों ही तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए वैलिड है, चाहे वो टाइम डिपेंडेंट हो और चाहे वो टाइम इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो ये दोनों तरह के लिए वैलिड है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट के लिए भी। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन द dielectric medium, the electric induction D is related to the constant electric field E by D is equals to 2.3 epsilon E. This implies that the medium is, देखो फॉर्मूला हम ये पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसका, एप्सिलॉन और E। अब एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और E के बराबर हो गए। यहाँ से अगर कंपेयर करो तो D इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2.3, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E। यानी कि यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2.3 हो गई। तो यहाँ से सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में रिलेशन दिख रहा है, तो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, ये लीनियर है। कैसा है, लीनियर। अब यहाँ पर 2.3 एप्सिलॉन नॉट, ये जो लिखा हुआ है 2.3 एप्सिलॉन नॉट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी। और ये अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा आइसोट्रॉपिक। तो ये क्या होगा, आइसोट्रॉपिक। अगर ये टेंसर क्वांटिटी होती तो ये आइसोट्रॉपिक नहीं होता। आइसोट्रॉपिक का मतलब है सभी डायरेक्शंस में एक समान, एक जैसा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, लीनियर एंड आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट द स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स आर। स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू है 0 और वेक्टर पोटेंशियल का वैल्यू जो है आई, यानी कि एक्स डायरेक्शन में दे रखा आई कैप वाई साइन टी। तो हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताओगे, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। तो डेल वी तो 0 हो गया, तो ई इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। तो ए को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो ये बनेगा माइनस आई कैप वाई और कॉस टी। तो पहले में साइन है तो गलत हो गया, दूसरे में प्लस कॉस है ये गलत हो गया, तीसरे में माइनस कॉस है तो यही सही है। तो आंसर तो इसका कौन सा आ गया, सी आ गया। और इसी तरह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कर्ल ऑफ ए निकालना है आपको। और कर्ल ऑफ ए किसके बराबर होगा, बी के। तो यहाँ से बी कर्ल ऑफ ए जब निकालोगे तो ये बनेगा डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल ए जेड। ये हो जाएगा कौन से डायरेक्शन में, आई में, माइनस फिर ये बनेगा डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड। ये बनेगा जे में और फिर आपको निकालना है के में। तो ये बन जाएगा डेल ए वाई अपॉन डेल ए एक्स अपॉन ए वाई, ए एक्स अपॉन डेल वाई, और ये डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा इसका। हालांकि बी की वैल्यू यहाँ पर 0 आनी चाहिए, 0, क्योंकि वाई एक्स जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और यहाँ पर जो फंक्शन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो ये 0 आना चाहिए, पर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये 0 आना चाहिए। ऑप्शन इसका सी आ जाएगा। नेक्स्ट, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ एज डी
द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर वन ऑफ द क्यूब। अब वन फेस होगा यहाँ पर, है ना, ये पूरा क्वेश्चन सही नहीं लिखा हुआ, ये वन फेस ऑफ द क्यूब होगा। यानी कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये कुछ इस तरह से है, ये ऐसे दिया है और यहाँ पर एक चार्ज है सेंटर पर, तो इसके लिए हम फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसमें फेस के लिए निकालूं, एक फेस के लिए, तो इसमें टोटल फेस कितना है, टोटल फेस है 6, तो एक फेस के लिए कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर फेस होना चाहिए तो फेस के हिसाब से आंसर आ जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट। और अगर पूरे क्यूब के लिए पूछा है तो पूरे क्यूब के लिए आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा फॉर होल क्यूब, होल क्यूब, और ये आ जाएगा फॉर ईच फेस, ईच फेस। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन में कि फेस से पूछा है या पूरे क्यूब से पूछा है, पर मेरे को इतना समझ में आ रहा है यहाँ पर लिखा है ओवर वन फेस, तो फेस ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज। तो चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली नॉर्मल होती है, डायरेक्टली नॉर्मल होगी। क्यों? क्योंकि ई डॉट डी ए जब करोगे तो ये बनेगा ई डी ए और कॉस 90, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 तभी बनेगी जब ये क्या होगा 90 डिग्री। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कोहेरेंट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी रेशो 4:1, तो I1 अपॉन I2, ये रेशो हमें गिवन है कितना है, 4:1। मैक्सिमम अपॉन मिनिमम में निकालना है तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम, इसका जो रेशो होता है वो होता है I1 प्लस I2 अंडर रूट में ये अपॉन I1 माइनस I2 और इसका स्क्वायर, स्क्वायर है स्क्वायर, इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा, I मैक्स अपॉन I मिनिमम, और ये हो जाएगा अंडर रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1, और ये हो जाएगा अंडर रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1, इसका स्क्वायर। तो I1 अपॉन I2 जो है इसका रूट कर दो तो ये बन जाएगा 2:1। तो यहाँ से I मैक्स अपॉन I मिन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 और ये हो जाएगा 2 - 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/1 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 3/1 का स्क्वायर, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन द जेड डायरेक्शन इन अ होमोजीनस लीनियर आइसोट्रॉपिक मीडियम। तो देखो डायरेक्शन ऑफ वेव दे रखी है जेड डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में नहीं जाएगा, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी जेड में नहीं जाएगा। ई और एच पैरेलल हो नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि ई और एच दोनों जेड के परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर कहाँ होंगे, एक्स वाई प्लेन में होंगे। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n is incident on a surface at an angle theta with the norm to the surface with vacuum on the other side। देखो ये कहानी है, ये यहाँ पर वैक्यूम है और यहाँ पर मीडियम है, तो लाइट रे इस तरह से ट्रैवल कर रही है, ये ट्रैवल कर रही है, और ये नॉर्म है, नॉर्मल। यहाँ से एंगल बनाया, इसको बोला मैंने थीटा, क्या बोला, थीटा। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। अब ये अगर ऐसे चली जाती है यूँ ऐसे, तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से हमारे पास बनता है साइन थीटा अपॉन ये बनता है साइन 90 इक्वल्स टू ये हो जाएगा n2 अपॉन n1। अब n2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 क्योंकि वैक्यूम है, और ये हो गया n, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 और ये 1 अपॉन n, ये तो है 90 डिग्री तक। अब यदि ये जो रे है ये और ज़्यादा एंगल पर हो जाए, यानी कि ये ऐसे चल जाए ऐसे, तो ये एंगल बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल बोलेंगे तो ये अंदर बेंड कर जाएगी वापस, और अंदर बेंड कर जाएगी तो उस कंडीशन में ये बन जाएगा साइन थीटा सी, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1/n के। हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल होता है वैसे तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द ओरिजिन। देखो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट होता है, पूरा रेडियल डायरेक्शन में नहीं होगा, रेडियल कंपोनेंट होता है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का भी रेडियल कंपोनेंट होगा, और पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो E क्रॉस H है,
तो डेफिनेटली पॉइंटिंग वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, रेडियल डायरेक्शन में जाएगा। और ई और एच पैरेलल हो नहीं सकते क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो ये तो गलत हो गया। तो पॉइंटिंग वेक्टर इज इन रेडियल डायरेक्शन। नेक्स्ट, फॉर अ कंडक्टर द अट्यूटेशन डिस्टेंस, तो अट्यूशन डिस्टेंस जो है उसको हम स्किन डेप्थ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर स्किन डेप्थ की बात हो रही है, स्किन डेप्थ। तो स्किन डेप्थ को अगर मैं डेल से लिखूँ या डी से लिखूँ तो वो वैल्यू किसके बराबर है, 1/ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि डी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा पावर -1/2। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। वैक्यूम में तो सी बराबर होता है, सी स्क्वायर बराबर होता है, ये तो आपको याद भी होगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1/μ0 ε0। तो सी की वैल्यू होगी 1/√μ0 ε0। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम कैसे देंगे, ई क्रॉस एच अपॉन म्यू, ई क्रॉस एच अपॉन म्यू। ये पॉइंटिंग वेक्टर का भी फॉर्मूला होता है। तो सी आंसर हमारे पास आ जाएगा। एक मिनट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी स्टेट्स। वेव इक्वेशन, तो वेव इक्वेशन को हम लिखते हैं डेल टू बी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिख रहा हूँ मैं, डेल टू बी अपॉन डेल x2 अगर x डायरेक्शन में, फॉर x डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये बराबर हो जाएगा μ0 ε0 और डेल टू बी अपॉन डेल t2। तो ये हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल टू बी इक्वल्स टू μ0 ε0 और ये हो जाएगा डेल टू बी अपॉन डेल t2। आंसर हमारे पास जो सही आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, बी आ। नेक्स्ट, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस वैलिड अंडर ऑल कंडीशन एक्सपेक्ट। तो they do not apply into a non-isotropic media, they do not apply to non-homogeneous media, they do not apply to non-linear media, they do not apply to media which moves with the respect of system of coordinate। तो जो मीडियम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में मूव करेगा उसके लिए अप्लाई नहीं होते। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। When a substance is placed in a magnetic field, its ability to get magnetized depends on, तो ability to get magnetized depends upon susceptibility। डाईमैग्नेटिज्म के लिए नेगेटिव होगी, पैरामैग्नेटिक के लिए 1 होगी या 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, द अट्रैक्शन इज नो। अट्रैक्शन किस तरह का होगा डाईमैग्नेटिक में, तो वो नेगेटिव होता है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये जो लिखी है ये है फराडेज लॉ। ये जो लिखा है ये एम्पियर से मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ये लिखा है गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म या डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स लॉ, मैग्नेटोस्टैटिक लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। और ये जो इक्वेशन है ये होती है डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू, ये बनता है हमारे पास कितना, सिग्मा रो। डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू ये बनता है रो एफ या सिग्मा एफ बनता है। तो ये नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन हैज़ द डायमेंशन। तो जेड जो है, जेड का मतलब होता है इम्पिडेंस, जेड का मतलब होता है इम्पिडेंस। तो ये डायमेंशन इसकी बनेगी म्यू ओवर एप्सिलॉन, और इसको अगर हम लिखें तो ये ऐसा भी बनेगा μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर। μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में इसको हम लिखते हैं Z0, और Z0 की वैल्यू होती है 120 ओम और 377। तो इसको इसके लिए लिखते हैं इम्पिडेंस। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्पिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट। तो पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ एनर्जी डायरेक्शन को या एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन को, और इसको हम लिखते हैं पावर पर यूनिट एरिया, क्योंकि इसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर, तो पावर पर यूनिट एरिया। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे से समझ आए होंगे।
फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।